नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आपको स्टार्टअप की पूरी दुनिया की बारीक बातें बड़ी आसान भाषा में लेकर आता है। हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से जानकारी देते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से इंस्पिरेशन देते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका सपना कोई स्टार्टअप खड़ा करने का है तो उसमें किन बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। ये रोज की तरह जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरह से स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम भारत में बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है और भारत पूरी दुनिया में तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं जिसने कभी सोचे नहीं होंगे और खास तौर पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो स्टार्टअप्स हैं उनकी छलांग देखते ही बन रही है। आज ऐसे ही कुछ स्टार्टअप के दिग्गजों से उनकी यात्रा, उनके कारोबार और एंटरप्रेन्योर को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, सभी जानकारियां लेंगे। चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं अंशु शर्मा जो कि सीईओ और फाउंडर हैं मैजिक पिन से, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अंशु, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं रोहन दीवान जो कि सीईओ और फाउंडर हैं लीफी बस से, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में, इलेक्ट्रिक बसों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। आप दोनों ने हमें समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शो के पहले हिस्से में अंशु मैं आपसे करूंगा और उसके बाद रोहन ब्रेक के उस पार मैं आपसे जुड़ूंगा। सबसे पहले अंशु आपसे शुरुआत करते हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत था। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके बिजनेस में फेस्टिव सीजन बहुत मायने रखता है, लेकिन इस फेस्टिव सीजन में जो बात मैंने सबसे ज्यादा गौर की कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके पेयर्स जहां प्राइस हाइक कर रहे थे वहां आपने कंज्यूमर को एक तरह से डिलीवरी फी में एक डिस्काउंट दिया। आखिर इसके पीछे की सोच, इसके पीछे की वजह क्या थी? प्रशांत, थैंक यू मुझे यहाँ पर होस्ट करने के लिए। हाँ, फेस्टिव सीजन हमारे बिजनेस में पीक होता है। ये दिवाली का टाइम और देन साल के अंत का टाइम, एंड हमारे लिए पीक होता है, हमारे मर्चेंट्स के लिए भी पीक होता है और हमारे कस्टमर्स के लिए भी पीक होता है। मैं 1 मिनट लेके ये बता देता हूँ मैजिक पेन करता क्या है, एंड देन उसके बाद हम स्पेसिफिकली हमने कटौती क्यों करी और हम आगे क्या करेंगे उस पर चलते हैं। मैजिक पेन का काम है भारत देश के छोटे रिटेल सेगमेंट के मर्चेंट्स, फूड, फैशन, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, नाइट लाइफ, उन सबको ऑनलाइन डिस्कवर करा, जिससे कस्टमर्स अपने मोबाइल फोन पे उनके आसपास कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है जहां पे वो कुछ खरीद सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं। एंड हमारा बिजनेस डेंसिटी से बनता है, तो बहुत सारे मर्चेंट्स उस छोटे से एरिया में 2 किलोमीटर जैसे एरिया में, जैसे कनॉट प्लेस हो गया दिल्ली में, या लेट्स से कॉमर्शियल स्ट्रीट या लाजपत नगर, उन सारे मर्चेंट्स को हम ऑनलाइन लेकर आते हैं। फूड हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है हमेशा से। कोविड के बाद से हमने फूड डिलीवरी करना शुरू किया, एंड ओएनडीसी के साथ जुड़कर हमने फूड डिलीवरी को पिछले 1-1.5 साल में और बहुत स्केल किया है। जब ये दिवाली की बात आई, हमारा अप्रोच रहा है कि कैसे हम वैल्यू सेगमेंट को एड्रेस कर सकें हमारे देश में। जैसे अगर आप सोचें, फैशन अपैरल में जूडियो ने वो जगह ली हुई है जहाँ पे वो वैल्यू सेगमेंट में प्ले करता है, या फिर एयरलाइन इंडस्ट्री में जब इंडिगो आया था तो उसने लो कॉस्ट एयरलाइन का पोजीशन लिया था। सिमिलरली फूड डिलीवरी एक बहुत बड़ा मार्केट है, आज $7 बिलियन का है, ग्रो कर रहा है 30% पे। बट एक वैल्यू सेगमेंट है वहां पे जहां पे बहुत सारे छोटे लोकल मर्चेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाते हैं उस इकोसिस्टम में, जो एग्जिस्टिंग जो बड़े ऐप्स हैं। बट हमारे पास वो सेगमेंट आके डिस्कवर हो पाता है। हमारा बहुत सारा एफर्ट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेटा हैज गॉन इनटू हम अपना कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कैसे रिड्यूस करें। अगर वैल्यू सेगमेंट में प्ले करना है देन कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होना चाहिए। अगेन अगर अगर आप ये एयरलाइन इंडस्ट्री या फैशन अपैरल इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, अगर सेम ही ऑफरिंग है तो कॉस्ट अलग नहीं हो सकता। हमारे लिए कॉस्ट अलग कैसे होता है? हमारा डिलीवरी डिस्टेंस कम है। हमारा डिलीवरी डिस्टेंस 2 और 2.5 किलोमीटर के बीच में होता है, विच इज अराउंड 30 to 40% लेस देन जो बाकी ऑपरेटर्स पर होता है।
हमारे पास जो मर्चेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, उनका इंट्रिंसिक प्राइस जो होता है वो ही अपने आप में कम होता है, और वो ऊपर से और प्रमोशंस रन करते हैं क्योंकि उनको भी इस टाइम पे पीक चाहिए। और तीसरा, हमारे पास जो डिमांड जनरेट करने के तरीके हैं ओएनडीसी के साथ जुड़ने की वजह से, वो भी ओला से, पेटीएम से, टाटा से और जगह से कस्टमर्स हैं जो देखकर आप आते हैं। सो ये सारी चीजों को जोड़ के हमारा बिजनेस में एक ऑर्डर को डिलीवर करने का कॉस्ट कम हो जाता है। और जब वो कम हो सकता है तो फेस्टिव सीजन पे जब वॉल्यूम और बढ़ सकता है जिससे कॉस्ट और कम हो सकता है, हम ऐसे क्यों नहीं सोचें कि वॉल्यूम अगर और बढ़ जाएगा, हम जिस कॉस्ट पे काम कर सकते हैं वहां काम करते हैं, जिससे सबका फायदा हो, कस्टमर का फायदा हो, मर्चेंट का फायदा हो, हमारे राइडर्स को भी और बिजनेस मिले, एंड एज अ रिजल्ट एवरीवन इज सक्सेसफुल इन दैट इकोसिस्टम। सो ऐसी सोच की वजह से हम अपना प्राइस कम कर पाए एंड इट वाज सक्सेसफुल। हम, आई वुड से, जो हम सोच रहे थे जैसा होगा वैसा हुआ इसकी वजह से। अंशु, मैजिक पेन एक तो बड़ा दिलचस्प नाम है। हमें जरा बताइए कि ये सोच कहाँ से आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंसेप्शन कैसे हुआ इसका, और कारोबार कैसा चल रहा है? सो मैजिक पेन का इंसेप्शन जब हुआ, जब बना, उसका नाम का मतलब है, आप मैजिक और पेन, आप एक मैप पर पिन लगाइए और हम आपको उसके आसपास का मैजिक जादू दिखाएंगे, विच मीन्स वहाँ के जितने तमाम मर्चेंट्स हैं फैशन अपैरल में, या फिर स्मॉल मॉम एंड पॉप फूड जॉइंट, ब्यूटी, नाइट लाइफ, एंटरटेनमेंट, जब भी आप घर के बाहर जाएंगे, अपने आसपास के मार्केट में जाते हैं शाम को या वीकेंड पे, वो जो सारे मर्चेंट्स हैं उन सबको ऑनलाइन लेकर आना, ये काम है हमारा। और ये काम हमने क्यों किया? क्योंकि भारत देश का जो जो बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन रिटेल का मार्केट है, वो 90% प्लस ऑफलाइन है। एज कंज्यूमर्स हम आज भी बाहर जाके चीजों को देख के फिर खरीदते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ या परिवार वालों के साथ जाके चीजें खर्च करते हैं। और ये जितने मर्चेंट हैं, और ऐसे बहुत मर्चेंट हैं, कुछ 50 मिलियन मर्चेंट हो गए ऐसे, ये मर्चेंट ऑनलाइन आके कैसे पार्टिसिपेट करें? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये लोग एड्स नहीं दे सकते, बट सारे इनके कंज्यूमर्स ऑनलाइन हैं। और बिल्कुल इस जगह पे मैजिक पेन आता है, वे एक तरफ से वो कस्टमर्स को लेकर आता है अपनी ऐप पे, और दूसरी तरफ से मर्चेंट्स को लेकर आता है। एंड कस्टमर्स को जब अपने आसपास के मर्चेंट्स एक जगह पर दिखते हैं अक्रॉस ये सारी कैटेगरीज, और जब भी कस्टमर्स ट्रांजैक्ट करते हैं उन मर्चेंट्स पे, उनको सेविंग मिलता है। जैसे मैंने बताया, आप फैशन पे अगर 100 रुपये का खर्चा करेंगे तो मैजिक पेन की वजह से आपको 90 ही खर्च करना पड़ेगा। फूड में बाहर जाके आप खर्चा करेंगे किसी नाइट लाइफ या फाइन डाइन जगह पे या क्यूएसआर स्टोर पे भी, तो उसमें भी आपका 10 से 15% कम खर्चा होगा। और हम ये क्यों कर पाते हैं, हम कस्टमर को सेविंग क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल है, अगर मर्चेंट को हम 100 रुपये का बिजनेस दे रहे हैं तो हम मर्चेंट से 20 रुपये का फीस लेंगे। वो फीस हम तभी लेंगे जब हम मर्चेंट को बिजनेस देंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि जब कस्टमर हमें पैसा देगा, हम उसमें से अपना कमीशन काट के फिर मर्चेंट को पैसा देंगे। उस जो पैसा हमने मर्चेंट से लिया उसमें से कुछ पार्ट हम कस्टमर को दे देते हैं और कुछ हम रख लेते हैं। बट मर्चेंट के लिए फायदा ये है कि उसको ऊपर से अलग से जाके खर्चा नहीं करना पड़ता है कस्टमर लाने के लिए। और आज उसके पास ऐसी चॉइसेस है नहीं जिसकी वजह से वो कहे कि अच्छा, मैं अपना डिस्कवरी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना डिमांड बढ़ाना चाहता हूँ, और मैजिक पिन की वजह से वो अपना डिस्कवरी और डिमांड बढ़ा सकता है। तो ये है हमारा कोर ओवरऑल बिजनेस मैजिक पिन का। नाउ कोविड की वजह से हमने फूड पार्टनर्स के साथ फूड डिलीवरी शुरू किया, और उसके बाद जब कोविड गया, ओएनडीसी आया, तो ओएनडीसी के साथ हमने उस बिजनेस को और बहुत बड़ा किया पिछले 1 डेढ़ साल में। एंड अब आई वुड से कुछ मार्केट्स में, जैसे दिल्ली हो गया या बैंगलोर हो गया, हमारा मार्केट शेयर इन फूड डिलीवरी वुड बी अराउंड 10% ऑफ द फूड डिलीवरी मार्केट इटसेल्फ इन दीज मार्केट्स। वो अपने आप में काफी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि जो काम जोमेटो स्विगी कर रहे हैं हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जो मैंने पहले बोला, हमारा फोकस है वैल्यू सेगमेंट पे मार्केट की, बोथ मर्चेंट साइड से एंड कस्टमर साइड। तो हम एक नया मार्केट खोल रहे हैं उस वजह से, जहां पे कस्टमर्स जो पहले फूड डिलीवरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब अफोर्ड कर पाएंगे, एंड मर्चेंट्स जिनको एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी उनको विजिबिलिटी मिल पाई। एंड उस इस तरीके की वजह से
हमने अपना मार्केट शेयर इन मार्केट्स में ग्रो कर लिया है, और अब हमारा ग्रोथ पिछले 3 साल से ऐसा है कि हम हर साल डबल कर रहे हैं। हमारे जो मर्चेंट्स हैं प्लेटफॉर्म पे, हमारे जो टोटल यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, और हमारे जो ऑर्डर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, हर साल वो डबल हो रहे हैं। हमारा गोल है दैट अभी अगर हमारे पास कुछ 2.5 लाख मर्चेंट हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में 50 या 5 करोड़ मर्चेंट हैं, तो 2.5 लाख और 5 करोड़ में तो बहुत अंतर है। तो ये जो अब मॉडल बन गया है हमारा, जो कि अपने आप में सस्टेनेबल है, मर्चेंट का भला होता है, कस्टमर का भला होता है, एंड हमारा भी अच्छा बिजनेस बनता है, वो हर साल डबल हो रहा है, और इतना बड़ा मार्केट है। उसकी वजह से मेरा मानना है कि अगले कई साल तक हम ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ, लाइक तेज ग्रोथ हमारे बिजनेस मॉडल की बनती रहेगी। और इसको बनाने में हमें टाइम लगा है, इस पूरे लोकल मार्केट को एग्रीगेट करना मुश्किल काम है, बट क्योंकि ये मॉडल बन गया है एंड वी नाउ हैव अ लीडरशिप पोजीशन इन दिस मार्केट, वी बिलीव दैट वी आर अब इस वक्त हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे यहाँ से आगे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, जो दिख रहा है। बहुत खूब। और वाकई जो कहते हैं ना कि विजन और उसको वक्त के साथ किस तरह से आप और बेहतर बनाते हैं, अपग्रेड करते हैं, बहुत मायने रखता है, और इसको हम इन सारी बातों से समझ सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे अंशु आपसे कि बहुत सारी खबरें जो हैं और किसी भी बिजनेस में जो बात होती है वो आईपीओ को लेकर होती है, तो हमें ज़रा बताइए क्या तैयारी चल रही है, क्या आप आईपीओ को लेकर सीरियस हैं, कहाँ तक पहुंची है यात्रा, आईपीओ को लेकर कोई टाइमलाइन तय की गई है? आईपीओ एक माइलस्टोन है। जैसे एक कंपनी बड़ी होती है और बड़ी होती है, एक माइलस्टोन है कि आईपीओ हो जाना चाहिए, तो इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है वहाँ खत्म होता है। सो इससे अच्छा कि हम कहें कि हमें कैसे भी आईपीओ करना है, हमारा मानना है कि अगर बिजनेस ग्रो करता रहेगा, जिन कारणों की वजह से हमने अभी बात करी, जिस सेगमेंट में हम प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में डेंसिटी बना रहे हैं, लोकल मर्चेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, ओएनडीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आईपीओ उस जर्नी में अपने आप एक माइलस्टोन आ जाएगा। अब उसमें कितना टाइम है वो, दैट्स रिजल्ट ऑफ और कई सारी चीजें, लाइक क्या हम बिजनेस ऐसे बना रहे हैं कि वो आईपीओ के लिए तैयार है, बिल्कुल। उसको आईपीओ कब लेके जाना है दैट वो हम देखेंगे जैसे जैसे बिजनेस स्केल करता है, और मार्केट भी कैसा रहता है। आईपीओ में और भी कई सारी चीजें होती हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। प्रशांत, अभी के लिए मेरा जवाब है कि हम बिल्कुल पूरी तैयारी कर रहे हैं, बट किस टाइमिंग के हिसाब से करना है उस बारे में हम नहीं सोच रहे। ठीक है, तो निचोड़ यही है, आईपीओ आज या कल आएगा जरूर, हालांकि टाइमलाइन तय नहीं है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई तय समय नहीं बताया जा सकता, बस उस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, माइलस्टोन है, तो माइलस्टोन भी हासिल होगा जिस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है उसकी रफ्तार को देखते हुए। चलिए, अगर हम अपने आपके इस पूरे बिजनेस को देखें, इसमें तमाम सेगमेंट्स को देखें, क्या प्लान है आगे विस्तार के या बिजनेस की और बेहतरी के लिए? जो मैंने कहा कि हमारा बिजनेस इज डेंसिटी से रिलेटेड है, एक एरिया में कितने मर्चेंट हैं हमारे पास और किन सिटीज में काम कर रहे हैं। तो हम भारत देश की आइड से ऊपर की जो पहली 20 सिटीज हैं उनमें काम कर रहे हैं, एंड हमारा पहला गोल है कि इन सिटीज में और डेप्थ बढ़ाते जाएं। हमारे पास अगर अभी 2.5 लाख मर्चेंट हैं, ये 2.5 लाख को ही हम 10 लाख करते हैं। ये हमारा पहला गोल है, क्योंकि जैसे ही मर्चेंट्स और आते हैं, कस्टमर्स और आते हैं, और कस्टमर्स आते हैं तो और मर्चेंट्स आना चाहते हैं, और एंड ये वर्चुअस साइकिल है, सब जुड़ना चाहते हैं। जहां हम आज हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हम उस स्केल को हर साल डबल कर सकते हैं। दैट दैट इज द कोर, राइट। हमारा बेसिक फोकस यही है। उसमें मर्चेंट्स और जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे कैटेगरीज जो हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं इन्हीं मार्केट्स पे। अगर हमने पहले फूड किया, फिर फैशन किया, फिर नाइट लाइफ किया, फिर फाइन डाइनिंग किया, फिर ब्यूटी किया, फिर आगे चलते हुए फर्नीचर, ऑप्टिशियन, ज्वेलर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मर्चेंट्स हैं हमारे मार्केट में जिनको ऑनलाइन विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है। एक है मर्चेंट्स जो कैटेगरीज में हम हैं, जो सिटीज में हम हैं। दूसरा है मर्चेंट्स जो कैटेगरीज में आज हम नहीं हैं, उन कैटेगरीज को भी ऑनलाइन। और इस सब को करने में हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी है, जो जिस चीज में हम सबसे अच्छा है, वो है टेक्नोलॉजी। कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके, जेन एआई को यूज करके
मर्चेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा करा सकते हैं, उनके ऑनलाइन स्टोर्स पे कस्टमर्स को लेकर आ सकते हैं, सच दैट एक तरफ अगर ऑनलाइन ग्रोथ आ रही है हमारे देश में जो कि फुली इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स कंपनीज हैं या डार्क स्टोर वाली कंपनीज हैं, बट दूसरी तरफ मर्चेंट्स जो हमारे देश में जो जो लाइक हमारा लाइफ ब्लड है या रीढ़ की हड्डी है अगर आप कहेंगे, हमारे रिटेलर्स भारत देश के लिए, उनको कैसे ऑनलाइन लेकर आए और उनका कैसे अच्छा करते रहें, उससे हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। बहुत खूब। हम यही चाहेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत अहमियत रखता है आप जैसे यंग माइंड्स का आगे बढ़ना, आपकी कंपनी का आगे बढ़ना। अब हमें ज़रा बताइए कि अगर हम भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह का है? और अच्छी अच्छी बातें तो हमने बहुत कर ली। अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखें तो क्या सुधार होने चाहिए, इस पर भी रोशनी डालिए। हाँ, आई थिंक सबसे अच्छी बात तो हमारे देश में है अम, कि बहुत कुछ बन रहा है कस्टमर्स की तरफ से। कस्टमर्स ऑनलाइन savvy हो गए हैं सब, तो सबको ऑनलाइन समझ में आता है, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो पहले आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाते थे तो उसको मार्केट में लेके जाने के लिए बड़ी कंपनी तो कर पाती थी, बट छोटी कंपनीज के लिए नया कुछ शुरू तो बहुत मुश्किल था। अब वो बदल गया है। अगर दस जो लोग हमारे देश में नई चीजें बनाना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी savvy हैं, तो उनके हाथ में बहुत पावर है। और जितना ये जैसे मैंने कहा, हम अपने बिजनेस में बहुत सारा एआई यूज करते हैं, राइडर साइड, मर्चेंट साइड, कस्टमर साइड। अगर ये सारे नए टूल्स को यूज करके अपना एक नया तरीके से बिजनेस को सोचा जा सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये कहने के बाद कि अपॉर्चुनिटी है, मुश्किल क्या होती है? मुश्किल है हमारे देश में इकोनॉमिक्स बनाना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। सो अगर कोई और पहले से वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है वैसे ही बिजनेस बनाना, अनलेस आप उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचें। सो अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी बड़ी होती जा रही है, एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक गेम चेंजर है। बट ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, आप अपने बिजनेस में नया क्या कर सकते हैं जिससे ऐसा कुछ किया जा सके कि इकोनॉमिक्स राइट ठीक से बनाया जा सके, लाइक बिजनेस ठीक से बनाया जा सके। ऐसा नहीं है सिर्फ बर्न करके बनाया जा सके। आई थिंक वहां पर अपॉर्चुनिटी भी है, वहीं पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा मेहनत भी लगती है। बट जितना भी मैं अपने आसपास देखता हूँ, 10 साल पहले जो अपॉर्चुनिटीज थी वर्सेस जो अब हैं, लाइक 100x, लाइक 100 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। एंड छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पॉसिबल हैं यूपीआई की वजह से, क्रेडिट की वजह से, सब ऑनलाइन है। कंटेंट को मोनेटाइज किया जा सकता है, नई सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एटलीस्ट फॉर मी वेरी एक्साइटिंग। इफ एनीवन इज, अगर कोई शुरू कर रहा है अपना बिजनेस आज देश में, तो उनके आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड लगे रहें अपने विजन के लिए, अलग से सोचें, तो कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो रिजल्ट दिखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बेहतर तरीके से आपने अपने कारोबार और तमाम बातों पर रोशनी डाली। उम्मीद यही करते हैं कि ये और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। हमारी ओर से आपको, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्टार्टअप मंत्रा में ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे अपने एक और खास मेहमान रोहन दीवान से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान रोहन दीवान, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं लीफी बस से। इलेक्ट्रिक बसों का जो पूरा शिफ्ट नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया नजर आ रही है, उसमें बहुत बड़ा नाम, बहुत अहमियत रखता है और हाल फिलहाल तो काफी चर्चाओं में रहे हैं। तो रोहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। समय देने के लिए शुक्रिया आपका। हमें सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरी दुनिया है ईवी बसों की, ये पूरी दुनिया है कैसी, और ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये कैसे आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले मैं ईवी बसेस के बारे में गवर्नमेंट का जो अभी पीएम ई ड्राइव लॉन्च हुआ है उसके बारे में जिक्र करूंगा, जहाँ पे बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत एनकरेजमेंट हम जैसे स्टार्टअप्स को जो ई मोबिलिटी के अराउंड वर्क कर रहे हैं मिला है। स्पेशली ई बसेस की अगर मैं बात करूं
तो द काइंड ऑफ सब्सिडीज जो ऑफर हो रही हैं इस समय एंड द रेगुलेशंस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई सी के 2030 का जो टारगेट है 8 लाख ई बसेस करने का, वो इन रेगुलेशंस और इन नोटिफिकेशंस की वजह से लग रहा है दैट हम अचीव कर पाएंगे। रोहन, हाल फिलहाल कुछ डील्स हुई हैं, कुछ करार हुए हैं, जरा उन करार के बारे में बताइए और इसके बाद जो आपका बिजनेस है वो किस तरह से और ज्यादा बेहतर होगा। इंटरसिटी ई बस कंपनी बना रहे हैं, जहाँ पे हमने जेबीएम के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, जहाँ जहाँ पे हम अगले 3 सालों में जेबीएम की 200 बसेस ई बसेस प्रोक्योर करेंगे, जिसमें से प्राइमरी टारगेट हमारा इंटरसिटी बस ऑपरेशंस है, जहाँ पे अभी पूरे देश का नंबर बोलूँ तो देयर ओनली 250 ऑड इलेक्ट्रिक बसेस फ्लाइंग करेंटली, and we made an order of 200 buses with JBM. JBM एक indigenous e-bus company है, and वो गाड़ियाँ यहीं पे बन रही हैं हमारे इंडिया में, मेक इन इंडिया. It is an 80% make in India vehicle, so that's the largest number in the industry, and we've partnered with them initially for our first batch of 200 buses, and we intend to fly these intercity buses starting off with North India routes. रोहन, अच्छा खासा तजुर्बा है आपको, 1 दशक से ज्यादा आपने इस पूरे सेगमेंट में अनुभव लिया हुआ है, तो जरा उस पर रोशनी डालिए, ये कारोबार आप आगे बढ़ा कैसे रहे। तो मैं पर्सनली एक बस ऑपरेटर रहा हूँ पिछले 13 साल से, एंड पिछले 8 सालों से मैं अलग अलग स्टार्टअप्स का पार्ट रहा हूँ, जहाँ पे हमने इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइज करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए। मैं अभी करंटली जो लार्जेस्ट ई बस ऑपरेशनल कंपनी है न्यूगो, उसका भी एक फ्रेंचाइज पार्टनर हूँ, एंड कहीं 1 साल पहले हमें दिखा दैट दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे हमें अपना ब्रांड, जहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक ई बस कंपनी को लॉन्च करा जा सकता है, एंड वी स्टार्टेड ऑफ समवेयर मिड ऑफ 2023, एंड टिल नाउ हम ये सारा प्रोसीडिंग्स को स्ट्रक्चर कर रहे थे, एंड नाउ वी विल बी गेटिंग द फर्स्ट सेट ऑफ बसेस फ्रॉम जेबीएम समवेयर इन द मिड ऑफ नवंबर दिस मंथ, नेक्स्ट 2 weeks टाइम, and we'll be starting off operations. रोहन, मेरा आखिरी सवाल, ये जो शिफ्ट नजर आया जिसकी मैंने शुरुआत में भी चर्चा की कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी ऑप्शन जब विकल्प बढ़ता है और उसकी ओर एक शिफ्ट नजर आता है, तो सवाल उठता है कि ये भारत में किस स्टेज में है, कहां पर हैं हम और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक ट्रेमेंडस शिफ्ट है टुवर्ड्स ई बसेस, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो बसेस हो चाहे वो टैक्सीज हो, एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है. देयर आर अराउंड 8 करोड़ कम्यूटर्स पर डे इन इंडिया, जिसमें से 4 करोड़ लोग बसेस से ट्रैवल करते हैं. अराउंड 26 लाख बसेस हैं हमारे देश में, जिसमें से इस समय सिर्फ 9,000 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च हुई हैं. सो द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज. 99% बसेस इस समय आईसी इंजन है जो कि ट्रांजिट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, एंड आई थिंक एक अच्छा ब्रांड जहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज दी जाएं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड वी आर encouraged enough to play a pivotal role in this transition. शुक्रिया करेंगे रोहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और हमारी ओर से आपकी टीम को आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद यही करते हैं कि ये और ज़्यादा बड़ा, बेहतर और भी कई सारी डील्स आप क्रैक करें और ख़ास तौर पे एक गेम चेंजर भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस दिशा में आप काम कर रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी है. धन्यवाद आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. तो स्टार्टअप मंत्र में आज हमने आपको 2 अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों से मिलवाया. उम्मीद यही करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो. कोई सुझाव हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जब हम ये शो अपलोड करेंगे तो आप दे सकते हैं.
यही नहीं, आप किसी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं या आप स्टार्टअप को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम उन सवालों को भी अपने दिग्गज एक्सपर्ट से और बाकी चर्चाओं में लेकर आएंगे, आपके लिए बेहतरीन रिसर्च लेकर आएंगे। स्टार्टअप मंत्रा में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।